हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे अमीन इन्वर्जन या फिर पिरामिडल इन्वर्जन की। अब पिरामिडल इन्वर्जन को हम फ्लिपिंग भी बोलते हैं और अम्ब्रेला लाइक इन्वर्जन भी बोलते हैं। अब ये हम ऑब्जर्व करते हैं sp3 हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर 3 बॉन्ड पेयर हो, 3 बॉन्ड पेयर्स के साथ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये लोन पेयर वहाँ पर अनचार्ज्ड भी हो सकता है या फिर नेगेटिव चार्ज की वजह से भी आ सकता है। अब देखो, ये जो फ्लिपिंग होती है ये बहुत ही फास्ट होती है। इसके जो रेट होता है ये होता है बिलियंस ऑफ टाइम्स पर सेकंड, बिलियंस टाइम्स पर सेकंड। ठीक है। अब ये किन में ऑब्जर्व होता है? तो ये इन जनरल नाइट्रोजन के अमीन्स में हो सकता है, जैसे अमोनिया यहाँ लिखा है, अमीन्स में हो सकता है, कार्बनाइंस में हो सकता है, फॉस्फीन में हो सकता है। वैसे ही आर्सेनिक और उसी के पीरियड में उसी ग्रुप में सारे कंपाउंड्स का देखा जाता है। इवन सल्फर के अंदर भी अमीन ये इस तरह का इन्वर्जन देखा गया है। अब आगे हम बात करेंगे कि किस तरह से ये मैकेनिज्म होता है इसका, यानी अमीन इन्वर्जन किस तरह से काम करता है। अब देखो, ये जो हमारा नाइट्रोजन आइटम है ये कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जिसके साथ R1, R2 एंड R3 ये 3 अलग अलग ग्रुप जुड़े हैं और साथ में क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ क्या होगा? R1 R2 के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा। R2 R3 के बीच में भी क्या होगा? रिपल्शन होगा। और यहाँ पे भी क्या हो रहा होगा? रिपल्शन होगा। अब इसका जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होना चाहिए? अगर हम बात करें sp3 यानी टेट्राहेड्रल की, तो 109 डिग्रीज 28 मिनट्स। और हमें पता है यहाँ पर सारे के सारे बॉन्ड्स अलग अलग एटम्स के हैं, तो यहाँ पर 109 से कहीं कम होगा और कहीं पे ज़्यादा होगा। तो हमने यहाँ मान लिया कि 109 से ये जो मान लीजिए आपने ये थीटा ले लिया और इसे अल्फ़ा ले रहे हैं, तो हमें पता है कि थीटा विल बी लेस देन 109 डिग्रीज 28 मिनट्स। अब देखो, R1 R2 में क्या होगा? रिपल्शन होगा। अब ये रिपल्शन होंगे तो क्या होंगे? एक ऐसा समय आएगा जब वो फ्लैट हो जाएगा। फ्लैट एज इन कि ये sp2 हाइब्रिडाइज हो जाए, यानी ये जो ट्रांजिशन स्टेट है इसका वो कैसा बन गया? प्लेनर, यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। अब देखो, sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। अब ये क्या है आपका? दिस इज प्योर p ऑर्बिटल, दिस इज प्योर p ऑर्बिटल। अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो हमारा जो लोन पेयर जाएगा वो कहाँ जाएगा? प्योर p ऑर्बिटल में। ठीक है। अब देखो, ये हो गया आपका प्योर p ऑर्बिटल में। अब ये यहाँ क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, कि देखो यहाँ पर यहाँ रिपल्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्रीज हो गया। अब इसके वजह से क्या होगा? ये फिर से फ्लिप करेगा और ये इस तरीके से बन जाएगा, जिसमें हमारा फिर से बॉन्ड एंगल क्या हो जाए? 90 से ज़्यादा हो जाए, और ये फिर से क्या हो जाएगा? sp3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है? sp3 से sp2 देन sp3, और ये वापस इस तरीके से आता रहेगा। तो ये क्या हमारा बीच में? प्लेनर ट्रांजिशन स्टेट जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है। तो इस तरीके से ये इन्वर्जन बिलियंस ऑफ टाइम्स पर सेकंड होता रहता है। अब बात करें अमोनिया की, तो जो फ्रीक्वेंसी होती है इन्वर्जन की, दैट इज इन द रेंज ऑफ दिस 4 इंटू 10⁻³ टाइम्स पर सेकंड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है। तो अब एनर्जी बैरियर की बात करें अमोनिया के लिए, तो इट इज़ इन द रेंज ऑफ अराउंड 24 किलो जूल्स पर मोल, जो कि काफ़ी लो है, यानी बहुत ईजिली ये इन्वर्जन होता रहेगा। लेकिन अगर फॉस्फीन की बात करते हैं तो यहाँ एनर्जी बैरियर क्या होता है? काफ़ी हाई होता है, दैट इज़ 132 किलो जूल्स पर मोल। अब ये क्यों होता? देखो, अब नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं हम, तो ये किस में है? सेकेंड पीरियड का है। ठीक है। और अगर फॉस्फोरस की बात कर रहे हैं तो वो किसका है? थर्ड पीरियड का है। अगर हम बात करें सेकंड पीरियड में, तो जो हमारा 2s है और 2p है जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और फॉस्फोरस में बात करें तो यहाँ जो 3s है और 3p है, तो 2s 2p के बीच में जो साइज़ का और एनर्जी का डिफरेंस है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू 3s और 3p के बीच में। तो यही एक रीज़न है जिसकी वजह से हमारा फॉस्फीन के अंदर हाई एनर्जी बैरियर होता है। एक और चीज़ कि हमें पता है कि फॉस्फीन यानी pH3 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। हमने ड्रैगोज रूल के अंदर, यानी कि केमिकल बॉन्डिंग में हमारा एक टॉपिक आएगा ड्रैगोज रूल, आपने वो पढ़ा होगा, जिसमें हम बोलते हैं कि फॉस्फीन के अंदर प्योर p ऑर्बिटल्स
बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, प्योर पी ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब देखो, मान लो आपने फॉस्फीन में अगर अगर आपने फॉस्फीन ले लिया और उसका ये ट्रांजिशन स्टेट बनाया, तो ये क्या बन जाएगा? ये क्या होगा आपका प्योर पी ऑर्बिटल जिसमें लोन पेयर होगा, ठीक है। अब यहाँ बात करें तो ये जो लोन पेयर है आपका, वो किस में है? ये प्योर एस है। और यहाँ क्या है? प्योर पी में आ गया वो लोन पेयर। हमें पता है एनर्जी ऑफ एस ऑर्बिटल इज लेस देन पी, यानी स्टेबिलिटी की बात करें तो लोन पेयर हमारा एस में रहना ज़्यादा पसंद करेगा एज कम्पेयर टू पी। तो इस चीज़ को अगर ध्यान में रखा जाए तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में जाना, मतलब ये जो हमारा रिएक्शन है, ये जो हमारा प्रोसेस है, ये पूरा बैकवर्ड जाना ज़्यादा पसंद करेगा, ये फॉरवर्ड जाएगा ही नहीं, ठीक है। इसका रेट क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड की तरफ बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। और सिमिलर चीज़ आगे भी हम ऑब्जर्व करेंगे आर्सेनिक के अंदर और एसबी के अंदर, ठीक। तो इसी रीज़न की वजह से क्या होता है हमारा फॉस्फीन के अंदर, या फिर आप इसी चीज़ को आप सल्फर में भी देख सकते हैं। आप सल्फर के नीचे यानी सेलेनियम, टेल्यूरियम, इन सब के अंदर ये चीज़ ऑब्जर्व की जाती है, ठीक है। जहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, जैसे ड्रैगोजोल के अंदर क्या आपने पढ़ा था कि हमारा जो नाइट्रोजन फैमिली है और ऑक्सीजन फैमिली है, उसमें नाइट्रोजन के बाद और ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन के बाद उन सब के अंदर हाइब्रिडाइजेशन ऑब्जर्व नहीं किया जाता। तो जहाँ जहाँ हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता वहाँ पे प्योर पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे। जहाँ प्योर पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे तो वहाँ का जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा उसमें लोन पेयर कहाँ चला जाएगा? प्योर पी में चला जाएगा, जो कि प्योर एस से लेस स्टेबल है, तो रिएक्शन कभी फॉरवर्ड जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो इसी रीजन की वजह से क्या होता है, इनका एनर्जी बैरियर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। चलो, अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं वो है ऑप्टिकल एक्टिविटी और बेसिक स्ट्रेंथ। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में बात करें तो जैसे हमने यहाँ पर ले लिया एक अमीन, ये हमारा टर्शरी अमीन है, और हमने यहाँ पर इसका ये दिखा रखा है कि किस तरह से इन्वर्जन हो रहा, ठीक है। अब इसको अम्ब्रेला लाइक इन्वर्जन इसलिए बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा अम्ब्रेला है, ठीक है। अब मान लो इस तरफ से अगर विंड फ्लो किया, इस तरफ आपने विंड फ्लो किया तो क्या होगा? अम्ब्रेला क्या होगा? इन्वर्ट हो जाएगा, तो ऐसा बन जाएगा। इसीलिए इसको अम्ब्रेला लाइक इन्वर्जन भी बोला गया है। अब यहाँ देखो, इसका K1 यानी कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, और K1 डैश K-1 जो हमारा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है, वो होता है इन द रेंज ऑफ 10⁻10, यानी बिलियंस ऑफ टाइम्स, 10 बिलियन 20 बिलियन, इस तरह से इस रेंज में होता। अब देखो, अगर मैं किसी कंटेनर के अंदर इन दोनों को रख दूँ, किसी कंटेनर में इन दोनों को रख दूँ, तो होगा क्या? क्या मैं इसको ऑप्टिकली एक्टिव बोलूँगा या फिर मैं इसको ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलूँगा? अब देखो होगा क्या, मान लो कि आपने इस कंपाउंड को लिया, सिर्फ इसको लिया कंटेनर के अंदर, तो क्या होगा? 1 सेकंड के अंदर बिलियन टाइम्स वो इन्वर्ट करता रहेगा। तो वो इस फॉर्म में है या फिर इस फॉर्म में है, वो कोई डिसाइड नहीं कर सकता। यानी एक समय पे वो दोनों ही फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। अब आपको देखने में ये क्या लग रहा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव लग रहा होगा, और ये दोनों आपस में मिरर इमेज भी लग रहे होंगे। बट ये मिरर इमेज तो हैं, बट ये इनैंशोमर्स नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इनैंशोमर्स का प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, कि वो दोनों अलग अलग ऑप्टिकल रोटेशन शो करते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, ये दोनों सेम ही मॉलिक्यूल्स हैं। एक ही मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, दूसरे मॉलिक्यूल में इंटर कन्वर्ट हो रहा, जो कि वहाँ पॉसिबल नहीं था। जैसा आपने मान लो कि एक डी फॉर्म ले लिया, उसको एल में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इनको हम यहाँ पे इनैंशोमर्स ना बोल के क्या बोलेंगे? इनवर्टोमर्स। दे आर पेयर ऑफ इनवर्टोमर्स। और ये ऑप्टिकली एक्टिव भी नहीं हो सकते, तो हमेशा क्या होंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव, इनरेस्मिक मिक्सचर के ही फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसको अगर इक्वल प्रोपोर्शन में लेते, तो आप इसको किसी भी प्रोपोर्शन में ले, हमेशा ये रेसमिक मिक्सचर के ही फॉर्म में रहेगा, जस्ट बिकॉज कि आपने डी लिया या फिर एल लिया, दोनों आपस में इंटर कन्वर्ट होकर इक्वल ही अमाउंट में बन जाएंगे, ठीक है। आपने मान लीजिए इसको सेपरेट कर दिया, अब मान लीजिए कि इसको आपने अलग करके रख दिया किसी कंटेनर के अंदर, तो क्या होगा? फिर से वो एल के फॉर्म में, या फिर अगर ये डी है तो एल के फॉर्म में, एल है तो डी के फॉर्म में इंटर कन्वर्ट होता रहेगा। तो एट अ टाइम वो डी भी है और एल भी है, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी ज़ीरो आएगी। तो हम क्या बोलेंगे वहाँ पर? हमेशा रेसमिक मिक्सचर के फॉर्म में ही प्रेजेंट होगा ये। अब बात करें फॉस्फोरस की, जैसे हमने यहाँ कंपाउंड ले लिया मिथाइल प्रोपाइल फिनाइल फोस्फीन।
तो हमने जैसे ऊपर बात करी कि फॉस्फोरस के कंपाउंड्स के अंदर या सल्फर के अंदर ये जो हमारा इन्वर्जन है इसका एक्सटेंट काफ़ी कम हो जाता, ठीक है। अब एक्सटेंट कम होगा तो क्या होता है, ये दीज आर कन्फिगुरेशनली स्टेबल फॉर सेवरल आवर्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये जो कंपाउंड है हमारा वो काफ़ी घंटों तक 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टेबल होता है। तो इनको आप आइसोलेट कर सकते हैं, इसको आप कायरल बोल सकते हैं। दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव यानी कायरल। क्लियर है, ठीक है। वैसे ही सल्फर के भी बहुत सारे कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर इस तरह की कायरलिटी देखी जाती है। चलो, अगर हम बात करें नाइट्रोजन जो हमारा अमीन का है, अगर वो किसी रिंग में पार्टिसिपेट कर रहा हो यानी रिंग का एक पार्ट हो, देन रेट ऑफ इन्वर्जन जो होता है नाइट्रोजन का वो काफ़ी स्लो होता है एज कम्पेयर टू ओपन चेन्स, ठीक है। यानी साइक्लिक और एसाइक्लिक में हम कंपेयर करने वाले हैं। जैसे हमने यहाँ एग्जांपल ले लिया, यहाँ जो हमारा नाइट्रोजन है उसका लोन पेयर कहाँ है, रिंग में चला गया, तो यहाँ जो इन्वर्जन बैरियर होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब किलो कैलोरी यहाँ लिखा है, किलो जूल नहीं है। अब कन्वर्ट करेंगे तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए 4.2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हमारा काफ़ी ज़्यादा वैल्यू दे देगा। तो हमारा रिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते ही क्या होता है, इन्वर्जन का जो रेट है वो काफ़ी कम हो जाता है, काफ़ी स्लो हो जाता है, ठीक है। यानी ऑप्टिकल एक्टिविटी ये शो कर सकता है। दिस कैन बी ऑप्टिकली एक्टिव फॉर सेवरल आवर्स, ठीक है। इसको हम स्ट्रेट ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं बोल सकते। चलो, जैसे मान लो यहाँ एग्जांपल दिया है, रेट ऑफ इन्वर्जन पूछा गया है कि क्या होगा K1 K2 का ऑर्डर। तो देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारा जो ये नाइट्रोजन है और ये जो नाइट्रोजन है, ठीक है, पहले वाले में ये हमारा क्या है, इनॉल फॉर्म है और ये क्या हमारा कीटो फॉर्म है। यहाँ देखो इंट्रा मोलिकुलर एच बॉन्डिंग हो रही है जिसके वजह से एन एन क्या है हमारा, ऑलरेडी दोनों के अंदर रिंग में है, बट पहले वाला यानी जो जिसमें K1 है हमारा रेट, उसमें वो ज़्यादा बॉन्डेड है, ज़्यादा बॉन्डेड है। तो यहाँ क्या होगा, इन्वर्जन का जो रेट होगा वो काफ़ी स्लो हो जाएगा। हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, जो रेट ऑफ इन्वर्जन है वो K1 लेस देन K2 हो जाएगा। यहाँ आपसे इन्वर्जन बैरियर भी पूछ सकता है, ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग आप इन्वर्जन बैरियर का भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है। चलो, अगर हमारा अमीन का नाइट्रोजन हम उसको सॉल्ट में कन्वर्ट कर दें, इट इज़ कन्वर्टेड टू सॉल्ट, तो हमेशा कायरल एक्ट करेगा वो। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पर अब लोन पेयर अवेलेबल नहीं है, लोन पेयर अवेलेबल नहीं है, किसी तरह का इन्वर्जन होगा नहीं। जैसे हमने यहाँ ले लिया एक अमीन, उसको हमने प्रोटॉन से रिएक्ट करा दिया तो ये हमारा ये बन गया सॉल्ट, ठीक है। अब यहाँ लोन पेयर है नहीं तो ये हमेशा कैसा होगा, दिस विल बी कायरल, ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव होगा, ठीक है। तो किसी भी तरीके का सॉल्ट जिसमें हमारा जो टेट्रा वैलेंसी है वो चारों अलग हो तो हमेशा क्या होगा, वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो उसका मिरर इमेज क्या होगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा, पेयर ऑफ इनैंशोमर्स होंगे वो, वहाँ पे इन्वर्टोमर्स हम टर्म यूज़ नहीं कर सकते। जस्ट लाइक कार्बन, वैसे भी वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, इनैंशोमर्स यूज़ कर सकते हैं। अब हमसे ये सवाल पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। तो अगर ए ऑप्शन को देखा जाए तो हमें क्या पता है, यहाँ पर अमीन इन्वर्जन होगा, यहाँ क्या होगा, अमीन इन्वर्जन होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, यानी कैसा होगा, रस्मिक मिक्सचर फॉर्म होगा। दूसरे में देखें, अब हमारा यहाँ क्या है, ये सॉल्ट है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे नो अमीन इन्वर्जन, तो ये कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि चारों वैलेंसीज क्या है, अलग है। और थर्ड की बात करें तो यहाँ पर देखो नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, अमीन इन्वर्जन होगा, तो क्या होना चाहिए, ऑप्टिकली इनएक्टिव होना चाहिए, बट नहीं, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। अब ऐसा क्यों, देखो यहाँ यहाँ इस कार्बन को देखो, ये काइरल सेंटर है, तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि नाइट्रोजन के ही अबाउट हमेशा आपको देखना है ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब कार्बन चेन में कहीं पे भी ऑप्टिकल एक्टिविटी हो सकती है, पूरे पूरे स्केलेटन में कहीं पे भी हो सकती है, तो यहाँ पर इसके अबाउट ऑप्टिकल एक्टिविटी हो रही है तो ये हमेशा क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो सवालों में इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है कि नाइट्रोजन तो आपको सबको पता है, सब लोग वहाँ ध्यान देते हैं कि हाँ अमीन इन्वर्जन होगा या नहीं होगा, बट कार्बन के ऊपर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। क्लियर है, चलो। अब जो अगला एप्लीकेशन है वो है इसका बेसिक स्ट्रेंथ। अब तो बेसिक स्ट्रेंथ में क्या होता है, देखो हम यहाँ बात कर रहे हैं लोन पेयर अवेलेबिलिटी, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी के बारे में बात हो रही है। अब लोन पेयर अवेलेबिलिटी के बारे में बात करें
तो जहाँ ज़्यादा लोन पेयर अवेलेबल है वहाँ बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ अमीन इन्वर्जन, यहाँ अमीन इन्वर्जन क्या होगा, हो सकता है, बट यहाँ पर अमीन इन्वर्जन का रेट काफ़ी स्लो हो जाएगा। तो सोचो, यहाँ जो लोन पेयर है वो रेडिली क्या है, अवेलेबल है, जबकि यहाँ क्या है, ये इन्वर्ट हो रहा है हमेशा। तो कहाँ ज़्यादा अवेलेबल है, बी में ज़्यादा अवेलेबल है। तुम क्या बोलेंगे, के बी ऑर्डर बी ग्रेटर देन ए, बिकॉज ए में हमारा क्या हो रहा है, अमीन इन्वर्जन हो रहा, जिसके वजह से ये फ्लिप होता रहेगा आगे पीछे, तो रेडिली अवेलेबल नहीं होगा। मान लो यहाँ पर हमारा कोई प्रोटॉन हो, तो ये यहाँ से अटैक करेगा, या फिर यहाँ जो अवेलेबल हो जाए जब इन्वर्शन होगा तो वहाँ से अटैक करेगा, तो रेट थोड़ा सा स्लो हो जाएगा अटैक का। जबकि यहाँ अगर प्रोटॉन आ जाए तो ये हमेशा यहीं से अटैक करेगा। तो रेट के बारे में बात करें अटैक का, तो बी में ज़्यादा होगा, तो बी क्या हो गया, ज़्यादा बेसिक। टू के अंदर देखा जाए तो यहाँ देखो, यहाँ फिर से अमीन इन्वर्जन होगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो हम के बी ऑर्डर अगर बात करें तो ए तो सबसे कम होने वाला, बी और सी में हमारा अमीन इन्वर्जन नहीं हो रहा। लेकिन बी और सी में अगर कंपेयर करें तो हम क्या बोलेंगे, सी का जो होगा वो कम होगा। अब ये ऐसा सोचो क्यों, देखो यहाँ बात करें तो ये नाइट्रोजन, यहाँ बात करें ये नाइट्रोजन, ये तो कॉमन है दोनों के अंदर, बट यहाँ जो ये नाइट्रोजन है वो क्या कर रहा, रिलेट, अब देखो ये जो कार्बन आइटम है, ये जो कार्बन आइटम है, ये कार्बन आइटम, ये कार्बन आइटम और ये कार्बन आइटम, ये सब क्या कर रहे हैं, इस तरफ इंडक्टिव से डोनेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। इस नाइट्रोजन पे क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है। बट यहाँ बात करें तो ये कार्बन और ये कार्बन, ये इधर दे रहा, ये कार्बन इधर देगा और ये कार्बन इधर देगा, मतलब रिलेटिव बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस नाइट्रोजन पे, इस नाइट्रोजन पे रिलेटिवली कम आ रही है। कम आ रही है तो क्या बोलेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ स्लाइटली कम हो जाएगी। तो हम बी और सी में इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से ऑर्डर बताएंगे कि जहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है वहाँ बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए हमारा बी इज मोर बेसिक एज कम्पेयर टू सी। क्लियर है। तो ऐसे बहुत तरीके के सवाल हो सकते हैं, फॉस्फोरस, सल्फर, रिंग में एच बॉन्डिंग, किसी भी तरीके से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स, वहाँ हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, बोथ कंबाइंड, और बहुत टाइप के सवाल सॉल्व करेंगे। If you find this video helpful, please like, share and subscribe to the channel for more videos. Thank you so much for watching. See you in the next one.